So I am starting the examples. Good morning again, and let us see. So now, right now, we are referring the example given in my pamphlet. Let us see. क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 में. Yesterday तक फोर्थ एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं, है ना. So let us see now. A company manufactures a product A and product B. तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी क्या है, आपको क्या लगता है? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इज अवर फिनिश गुड्स. बच्चों आपको सब लोग को दिख रहा है ना प्रॉपरली? ओके. सो अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग. तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं फिनिश गुड्स बोल देता हूँ, है ना. आई एम टॉकिंग दिस फिनिश गुड्स ए एंड फिनिश गुड्स बी, है ना. तो इसका मैं नाम फिनिश गुड्स दे देता हूँ. फिनिश गुड्स में एक है ए, दूसरा है बी. ठीक है. चलो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर. अब ये फिनिश गुड्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बेस पे ही सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट होते हैं. जो सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट होता है ना, वो फिनिश गुड्स का होता है. ठीक है, आगे देखिए. फिर आगे, इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल, मीन्स उन्होंने सेल की फिगर दे दी है 15,000. सेल 15,000 केजी ऑफ प्रोडक्ट है एंड 75,000 केजी ऑफ प्रोडक्ट बी. तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखता जाता हूँ. ए और बी में सेल्स क्वांटिटी कितनी है इधर? 15,000 एंड 75,000. चलो, तो अब सेल्स बजट बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है. एंड आगे लिखा है एट ₹30 एंड 16 पर केजी रिस्पेक्टिवली. तो ये हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज. ये ए जो है वो ₹30 एंड बी ₹16 में. रिस्पेक्टिवली लिखा है, मीन्स कंटिन्यूएशन इन सेंटेंस है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल्स 15,000 kgs ऑफ प्रोडक्ट एंड 75,000 kgs ऑफ प्रोडक्ट बी एट ₹30 एंड 16 पर केजी रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली में जो पहला फिगर है वो ए का आएगा, दूसरा बी का आएगा. The direct materials PQR are mixed in proportion of 3:5:2. Now this is very important. डायरेक्ट मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल की बात आ रही है, जिसका नाम है P, Q एंड R. और इसका प्रपोर्शन दिया गया है कि अगर A जो है ना, प्रोडक्ट A बनानी है, तो हमारा प्रपोर्शन रहेगा 3:5:2. और अगर B बनानी है तो हमारा प्रपोर्शन रहेगा 1:2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी. उसमें देखो, जरा ध्यान से देखो. द डायरेक्ट मटेरियल PQR आर मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2. PQR इन 3:5:2. मैं फिर से ये लिख देता हूँ, 3:5:2 प्रॉपरली नहीं दिख रहा है. 3:5:2. 5:2. ये प्रोपोर्शन हम PQR बांटेंगे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट है. यहाँ कॉमा है, फिर यहाँ से आगे शुरू हो रहा है नया, उसमें आता है मटेरियल Q एंड R इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बी. सो प्रोडक्ट बी में P यूज नहीं हो रहा है, रादर Q एंड R यूज हो रहा है और उसका प्रोपोर्शन 1:2 है. ठीक है, ये प्रोपोर्शन है बच्चों. ये प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा लो. प्रोपोर्शन का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. मैंने कल फैन की बात की थी आपको कि एक फैन आपको बनाना है. इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर वन फैन, तो वो फैन के अंदर आप प्रोपोर्शन डालो तो रॉ मटेरियल का कितने कितने रॉ मटेरियल थे. चलो हम मानते हैं 5 रॉ मटेरियल है. तो विंग्स है, फिर स्टिक है, फिर कलर है, फिर नट बोल्ट्स है एंड वो कैपेसिटर है. ये 5 वाला एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था. अब उस एंगल से आप सोचो कि कितने विंग्स चाहिए. 3. कलर कितना चाहिए, तो सपोज कलर चाहिए हमको 100 ml, 100 ml. तो 3 हमको विंग्स चाहिए, 100 ml कलर चाहिए, फिर 9 नट बोल्ट चाहिए, 9 नट बोल्ट, एक स्टिक एंड एक कैपेसिटर. तो प्रोपोर्शन क्या आएगा? 3 विंग्स इज टू 100 ml इज टू 9 बोल्ट्स इज टू 1 कैपेसिटर इज टू 1 स्टिक. ये प्रोपोर्शन बैठेगा. आर यू गेटिंग? तो ये प्रोपोर्शन में आपको चाहिए. अब चलो, अब सपोज 1000 फैन आपको बनाने हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय फिर ये इंडिविजुअल प्रोपोर्शन. 3 विंग्स, 9 नट बोल्ट्स, 100 ml color,
बराबर, 1 स्टिक एंड 1 कैपेसिटर मल्टीप्लाई कर देगा वो हो जाता है। आपको क्या है, प्लीज अपने वो ऑफ रखो, है ना, ऑडियो ऑफ रखो प्लीज। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैं समझा रहा था कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। तो नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रोपोर्शन कंसेप्ट, बराबर है। तो प्रोपोर्शन कंसेप्ट को अगर हम देखें इधर, तो एक यूनिट फिनिश गुड्स ए का बनाना हो तो रॉ मटेरियल पी के 3 यूनिट चाहिए, रॉ मटेरियल क्यू के 5 यूनिट चाहिए और रॉ मटेरियल आर के 2 यूनिट चाहिए। सिमिलरली एक यूनिट बी का बनाना है तो मेरे को रॉ मटेरियल का कुछ नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल क्यू के 1 यूनिट चाहिए एंड रॉ मटेरियल आर के 2 यूनिट चाहिए। क्लियर टू ऑल? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ आगे, द एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंटरीज फॉर द ईयर आर एज बिलो। मीन्स ये आपकी एक्चुअल इन्वेंटरी है एंड ये आपकी बजटेड इन्वेंटरी है, और आप चेक कर सकते हो कितना कितना है, बराबर है। तो ये ओपनिंग स्टॉक दिए हैं सभी के, तो मैं अभी है ना, ये इन्वेंटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पीक्यूआर का ओपनिंग स्टॉक, सिमिलरली पीक्यूआर का क्लोजिंग स्टॉक, सिमिलरली हमको प्रोडक्ट ए का, तो अब मैं यहां लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और ये किसका आएगा, सिर्फ ए और बी का लिख पाऊंगा। ए का कितना है 3000 एंड बी का 4000, 3000 4000, ये ओपनिंग स्टॉक है ए का। एंड ए एंड बी का, ए एंड बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1500 एंड 4500, 1500 एंड 4500। ठीक है, तो ये ए और बी वाली डिटेल्स मैंने लिख दी। अभी मैंने पीक्यूआर वाली डिटेल नहीं लिखी है। इफ यू रिफर, आई डिडंट राइट द डिटेल्स ऑफ पीक्यूआर। क्यों? पीक्यूआर का सिर्फ प्रोपोर्शन लिखा है, ये तो कॉलम्स ए बी के है एंड पीक्यूआर तो क्या है हमारा रॉ मटेरियल, ए बी क्या है हमारा फिनिश गुड्स। तो देखो ये सेल्स की क्वांटिटी है, सेल्स बजट। अब सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो मेरे को प्रोडक्शन बजट मिल जाएगा। कोई बताएगा मेरे को प्रोडक्शन कितना होगा इधर? चलो, सेल्स की क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब क्लोजिंग 1500 है, ओपनिंग 3000 है, क्लोजिंग में प्लस करना है, ओपनिंग माइनस करना है, तो नेट 1500 माइनस करने आएंगे 15000 में से, सो 13500 वुड बी यार प्रोडक्शन। हियर 75000 में 4500 ऐड करना है, 4000 माइनस करना है, तो 500 ऐड करो, तो 75500, दैट वुड बी अवर प्रोडक्शन। तो यहाँ ये प्रोडक्शन मिला, और फिर प्रोडक्शन को आप ये पीक्यूआर के प्रोपोर्शन में ले जाओगे। मींस जितना भी प्रोडक्शन करना है उसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 3:5:2 के प्रोपोर्शन में चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने ये प्रोडक्शन बना दिया। अब आगे देखो, एंटीसिपेटेड कॉस्ट भी दी है। मींस परचेज आप करोगे ना पीक्यूआर का, तो पीक्यूआर की परचेज कॉस्ट भी दी है 12 रुपए का, ये रुपीज में है ना, ये 10 रुपया पर यूनिट, ये है 8 रुपया पर यूनिट। ठीक है, पी क्यू एंड आर। आगे देखते हैं, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल्स बजट। ये प्रोडक्शन बजट मींस फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एंड मटेरियल बजट मींस रॉ मटेरियल, showing the expenditure on purchase of material for the year ended so and so. So यहाँ आपको अल्टीमेटली परचेज कितने का किया वो भी ढूंढना है। बच्चों पहले तो सम का फॉर्मेट समझ में आया सभी को? सम में क्या दिया है और क्या पूछा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सम में क्या दिया है, क्या पूछा है। सम में सभी इंफॉर्मेशन हमको प्रोडक्शन की दी है, सेल्स की दी है, ठीक है, और क्या पूछा है, प्रोडक्शन, सेल्स, इवन परचेज की भी, रॉ मटेरियल की भी दी है, उसमें प्रोपोर्शन दिया हुआ है। एंड फिर हमको ये पूछा है कि आप प्रोडक्शन बजट बनाओ एंड परचेज बजट बनाओ। ठीक है, तो आइडियली हमने अभी दो कंसेप्ट चालू किए, प्रोडक्शन एंड परचेज, तो हम उसी के सम कर रहे हैं राइट नाउ, दैट इज अवर टारगेट। तो प्रोडक्शन एंड परचेज बजट का एक हाई लेवल सम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सम में है ना एक मिस्टेक होने के चांस है। तो सब लोगों को मैं बड़े ध्यान से देखने को बोल रहा हूँ राइट नाउ, कि अभी जो मैं बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि क्या मिस्टेक हो सकती है हमारी, है ना। सो लेट अस स्टार्ट दिस सम। अब मिस्टेक कहाँ हो सकती है, ये प्रोपोर्शन में। सर प्रोपोर्शन में क्या मिस्टेक हो सकता है? चलो कोई बता पाएगा मेरे को कि मेरे को कितने रॉ मटेरियल चाहिए, हाउ मच रॉ मटेरियल आई एम इन नीड ऑफ? कोई बता पाएगा?
आपके सामने ये फिगर्स दिया हुआ है, चलो जस्ट चेक इट आउट। ये 15,000 सेल्स का है, बट अब तो प्रोडक्शन का क्वांटिटी मालूम पड़ गया 13,500। एंड कल हमने लर्न किया ये 13,500 को इनपुट आउटपुट रेशियो से मैं मल्टीप्लाइड करूं। अब यहाँ ये एग्जांपल का सबसे बड़ा लोचा है कि हमको इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं मालूम कि भाई 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल चाहिए। सर ये तो है ना, ये प्रपोर्शन है बेटा। प्रपोर्शन मीन्स टोटल सपोज 10,000 यूनिट होंगे तो 3,000 एक पी के होंगे, 5,000 क्यू के होंगे और 2,000 आर के होंगे। आर यू गेटिंग? आप समझो, ये प्रपोर्शन होना और इनपुट आउटपुट रेशियो होना तो अलग चीजें हैं, है ना। प्रपोर्शन इज अ डिफरेंट थिंग एंड इनपुट आउटपुट रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग। एक यूनिट के लिए कितना चाहिए, है ना। तो अब आप उस एंगल से सोचे कि अगर मेरे को टोटल 10,000 मटेरियल चाहिए तो 10,000 में से 3,000 ए के, 5,000 बी के और 2,000 सी के, या फिर पी के, क्यू के, आर के, ऐसे बराबर है। तो सर यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं दिया है, तो सर हम क्या मानेंगे? ये एग्जाम्पल में इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं है। और है ना, दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं बच्चों। पास्ट मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि बच्चों को ये क्वेश्चन जब मैंने ये लेवल से पूछा, बेटा बताओ कि कितने रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था, उन्होंने क्या बताया वो बता रहा हूँ। वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज स्टेटेड मी कि सर हमको ऐसा लगता है, सब लोग देखिएगा। वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट में मैंने पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि सर आप देखो कि 13,500 यूनिट ए के बनाने और आपको प्रपोर्शन पी क्यू आर का दिया है 352। तो है ना, आप ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ले लो कि 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो तो 40,500 आएगा। 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 करो, बराबर ना, 67,500 आएगा। एंड 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, 27,000 आएगा। दैट इज वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की ये बता रहे थे कि सीधा सर ये प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाइड कर दो ना, अब ये इसका प्रोपोर्शन निकालोगे तो 3:5:2 ही रहेगा, है ना। 40,500 * 67,500 * 27,000 करो तो अल्टीमेटली 352 बने। तो वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग, सजेस्टिंग दिस। बी के लिए भी ऐसा ही, बी के लिए वो बता रहे थे कि 75,500 बनाना है और पी क्यू आर उसमें डैश 1 एंड 2 है तो 75,500 एंड ये उसका डबल कितना होगा 1,51,000, है ना। तो ऐसा किसी ने सजेस्ट किया था। नाउ दिस इज वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब मैं दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे को जो सजेशन दिया वो बताने जा रहा हूँ। वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन सजेशन लाइक दिस। सभी को आई थिंक ये आइडिया मालूम पड़ रहा होगा कि बच्चों ने कैसा सोचा था। ओके अब सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग और सजेस्टिंग लाइक दिस। वो बता रहे कि सर ऐसा नहीं होना है। आप क्या करो, ये ए है, बी है, उसके 13,500 है, 13,500 इधर 75,500 है और इधर पी क्यू आर है ना, और प्रोपोर्शन दिया है 352। इधर बी पी क्यू आर प्रोपोर्शन है डैश 1 एंड 2। तो आप क्या करो, ये 13,500 को ही 3:5:2 में बांट दो और यहाँ भी ये 75,500 को 1:2 में बांट दो। अगर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा जरा कहो तो। 13,500 को 352 में बांटो, चलो कितना आता है, ये 2700 आएगा। चलो ये कितना आएगा, हाफ हो जाएगा ना, 6750। और ये कितना आएगा 4,050। दूसरों ने बताया ये 75,500 को 1:2 में बांट दो। 75,500 को 1:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, जरा चेक करो बच्चों। 3 से डिवाइड करो तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 325,133 ऐसा आता है ना। और ये 50,000
267 जैसा आएगा, ठीक है। तो ये दो सजेशंस हमको मिले। अब हमको ये दोनों में से कौन सा मानने का, पहले तो ये समझ में आया। आप सभी से मैं 1 to 1 पूछना चाहता हूँ, वीडियोस ऑन करें और जवाब। 2 group of students suggesting different आंसर्स। पहला वाला क्या बताता है कि आप टोटल को जो है उसको मेन रखो, फिर उसको 1 मींस 2 3 5 या 2 5 3 जो दिया है उससे मल्टीप्लाइड कर दो, दैट इज वन वे। एंड दूसरा क्या बोल रहा है कि सर डायरेक्टली वो अमाउंट है ना, वो क्वांटिटी है, उसको ये प्रोपोर्शन में बांट दो। अब दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, ये हमको समझना है। तो मैं अपनी कमेंट देता हूं कि दोनों अपने अपने एंगल से सही है, अगर वो अपनी एजम्पशंस बताए तो। ये दो एजम्पशन है सर, यस। कैसी एजम्पशन है सर? एजम्पशन ऐसी है कि सपोज मैं ऐसा मान लूं कि ये जो प्रोपोर्शन दिया है ना, दे आर मल्टीप्लायर्स। मीन्स ये जो मेरी क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, उसके ये मल्टीप्लायर है, उससे मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये आएगा। तो वो मैंने जो गुलाबी रंग से पिंक कलर से जो लिखा है उसमें जो है उनकी एजम्पशन ये है कि 352 है ना, मल्टीप्लायर है, ये 13,500 से इसको मल्टीप्लाई करना है, या 75,500 से 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लायर है, ये इनका एजम्पशन है। अब दूसरे वालों का एजम्पशन क्या है सर? दूसरे वालों का एजम्पशन ये है कि यहाँ सर इनपुट आउटपुट रेशियो में 13,500 यूनिट बनाने के लिए टोटल 13,500 ही क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की, और वो 13,500 की क्वांटिटी PQR की जो 3:5:2 में बाइफरकेट होगी। तो ये दूसरे वालों ने प्रोपोर्शन क्या एज्यूम किया कि जितना आउटपुट है, आउटपुट सपोज केजी में है तो इनपुट भी केजी में, आउटपुट आपका केजी में चाहिए तो इनपुट भी केजी में चाहिए, बट इनपुट में PQR 3 चाहिए तो इनके बीच में इतना इतना प्रोपोर्शन चाहिए, ठीक है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज आपको जूस बनाना है, जूस, ठीक है, और सपोज आपको गंगा जमुना बनाना है। आपको मालूम है बड़ौदा में बड़ा फेमस नाम है गंगा जमुना। बच्चे लोग वीडियो ऑन रखो, आधे के वीडियो ऑन है ऑफ है ऐसा नहीं चलेगा। ये गंगा जमुना में क्या होता है, संतरा होता है और मौसम्बी होता है, ये दोनों का कंबाइंड जूस निकलता है, और साथ साथ में वो पाइनएप्पल भी होता है ना, ये तीन का कंबाइन करे तो उसको गंगा जमुना बोलते हैं या फिर मिक्स बोलते हैं। अब सपोज एक गिलास जूस है, एक गिलास, सपोज उसको हम ml में कन्वर्ट करते हैं कि सपोज 300 ml जूस है, और तीनों का मेरे को इक्वल रखना है प्रोपोर्शन। 100 ml का संतरा, 100 ml का मौसमी, 100 ml का मेरे को पाइनएप्पल चाहिए। मींस उसकी इनपुट क्वांटिटी आप कितनी भी ले, बट जूस तीनों का 100 ग्राम निकलना, 100 ml निकलना चाहिए, तो मिलके कंबाइन 300 ml होगा। तो एक बंदा क्या सोच रहा है कि 300 ml उसमें 1:1:1 ये प्रोपोर्शन है ना, 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है। तो अब आप देखो आउटपुट जो है वो 1 गंगा जमुना 300 ml, और इनपुट जो है वो 100 ml 100 ml 100 ml, वो भी 300 ml, इनपुट भी 300 ml। आप समझो इनपुट किसका, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ये भी 100 ml, और आउटपुट जो है वो तीनों का कॉम्बिनेशन गंगा जमुना। तो वहां उन्होंने इनपुट आउटपुट क्या माना कि जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है, बट जो इनपुट है वो तीन चीजों से बन रहा है, तीन अलग अलग इनपुट है, तो तीनों का प्रोपोर्शन 1:1:1 मेरे ये एग्जांपल में। और ऊपर वाले एग्जांपल में ए नाम का फिनिश गुड्स है, 13,500 यूनिट बनाने हैं, तो 13,500 बनाने के लिए 13,500 लीटर ही चाहिए। अब आप सोचो 13,500 लीटर आपको गंगा जमुना बनाना है, 13,500 लीटर, तो 13,500 लीटर आपको ये तीन जूसेस इंपोर्ट करने हैं, और वो तीनों का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ये है कि एक का प्रोपोर्शन 2 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 3 है, ऐसा कुछ। आर यू गेटिंग? तो 13,500 को 2:3:5 में बांटो, या 2:5:3 में बांटो, व्हाटएवर दे हैव गिवन। आर यू गेटिंग? तो ये एक चीज आप समझ लो। एंड दूसरे वालों ने क्या बताया था, जो पिंक में जिनका एजम्पशन था उनका क्या था कि सर ये मल्टीप्लायर्स है, मल्टीप्लायर्स, दे आर राइटिंग क्लियरली in the absence of specific information, these proportions we are using as a multiplier of input output ratio, means they are treating it as an input output ratio. Instead of multiplier they can use that word input output ratio. तो अगर आपको 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाना है तो 3 P चाहिए, 5 Q चाहिए, 2 R चाहिए, ऐसा मानो। अब ये भी आपका assumption हो सकता है,
सो आप ये दोनों में से जो भी एजम्पशन रखो आप अपने हिसाब से सही हो। अब सबको क्वेश्चन होगा सर ये तो बराबर है बट मॉड्यूल ने क्या एज्यूम किया था यहाँ। अब मीन्स ये मॉड्यूल का सम है पुरानी मॉड्यूल का, नई मॉड्यूल में आप ढूंढोगे मिलेगा नहीं, आपकी मॉड्यूल में तो है नहीं, बट पुराना और अच्छा सम है इसलिए मैंने मेरे पैम्पलेट में रखा है। तो सर वहां क्या था, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ना, दैट इज द एजम्पशन ऑफ योर मॉड्यूल। आपका मॉड्यूल ये एजम्पशन ले रहे हैं 13,500 एंड 75,500 में ये इंटरनल कि मीन्स टोटल आउटपुट उसका वेट और टोटल इनपुट उसका वेट सेम होना चाहिए, और यूनिट्स आउटपुट के यूनिट्स इनपुट के सेम होने चाहिए, बट इनपुट में एक से ज्यादा टाइप के रॉ मटेरियल है तो उनके बीच में प्रोपोर्शन ये बनेगा 3:5। दैट इज द एजम्पशन ऑफ योर मॉड्यूल। क्लियर टू एवरीवन? आपके मॉड्यूल में ये दूसरी एजम्पशन से सम सॉल्व करके दिया है, मींस पुराने मॉड्यूल में। इफ यू वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ ओल्ड मॉड्यूल जस्ट टेल मी, आई विल शेयर इट विद यू। बट है ना वो थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग है, मैंने को जितना जरूरी रखा है लगा है उतना ही मैंने यहाँ रखा है आपके साथ। तो क्लियर है सभी लोग, एवरीवन? जो मैंने डिस्कशन किया कंसेप्चुअल, एवरीवन क्लियर विद दिस डिस्कशन? कैन आई स्टार्ट नाउ? ओके, तो चलो शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग नाउ। कुछ लोगों ने मेरे को आई थिंक क्वांटिटी वगैरह लिख के दी है, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ 25,166.67 ऐसा कुछ दिया है। मैंने कैलसी यूज नहीं किया है बाय द वे, मैं बता देता हूँ। सो माय कैलकुलेशंस माइट बी रॉन्ग बट हम वो कर लेंगे अभी, है ना। चलो मैं कर लेता हूँ। 75,500 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 25,166 सही बात है, मेरा ये गलत था तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और राउंडेड ऑफ फिगर ही लिखता हूँ इधर। राउंडेड ऑफ फिगर में 167 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 50,333 आएगा, है ना। ये थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, विदाउट कैलसी ऐसा ही होता है। तो यस, अब हम सम को सॉल्व करेंगे, बराबर है। आई एम स्टार्ट सॉल्विंग नाउ दिस एग्जांपल। तो चलो शुरू करता हूँ। ये हमारा कंसेप्चुअल डिस्कशन था जो हमने साइड पे रखा है। अब उसके बेस पे ये सम करना बड़ा इजी हो जाएगा, तो सब लोग जरा देखते जाए कैसे ये सम सॉल्व करना है। मैंने यहाँ सफिशिएंट स्पेस इसकी रखी है तो उसके अंदर मैं सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, सब लोग देखिएगा। तो देखो उन्होंने क्या क्या पूछा है। सबसे पहले व्हाट इज देयर क्वेश्चन, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल्स परचेज बजट। तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन बजट ढूंढ के बताएंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट प्रोडक्शन बजट, एवरीवन जस्ट सी नाउ, है ना। प्रोडक्शन बजट की शुरुआत कर रहा हूँ। सो आई हैव दिस मच स्पेस अवेलेबल, सो आई एम राइटिंग नाउ प्रोडक्शन बजट। तो यहाँ आंसर ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, आंसर 1 प्रोडक्शन बजट। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन बजट में सर आप क्वांटिटी लिखोगे या फिर अमाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे? आई थिंक आर्ची आपका वो ऑन है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। चलो प्रोडक्शन बजट में हम क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग एक्सपेंडिचर, मींस खर्चा भी बताना है। अब है ना एक्सपेंडिचर किसका, ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। सो सिर्फ परचेज बजट में आपको रुपीज में लिखना है, प्रोडक्शन बजट में आपको रुपीज में नहीं लिखना है। रीजन क्या है, प्रोडक्शन के लिए आपको 3 खर्चे चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ मटेरियल के परचेज की फिगर दी है, उसकी परचेज प्राइस दी है, लेबर एंड ओवरहेड का कोई डिटेल नहीं दिया है। तो ये एग्जांपल आपको किस हिसाब से करना है, सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, प्रोडक्शन में आप क्वांटिटी के हिसाब से करो, और परचेज जो है वहां आपको रुपीज की फिगर्स अवेलेबल है, मींस रुपीज परचेज प्राइस आपको अवेलेबल है, तो उसका यूज करो। तो चलो
we have done proper interpretation of the sum and now we are solving this. So chalo, I am starting now. तो प्रोडक्शन बजट में मैं यहाँ क्लियरली लिखता हूँ कि आई एम यूजिंग द वर्ड क्वांटिटी ओवर हियर, है ना, प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है, आप सभी को मालूम है, तो यहाँ दो फिनिश गुड्स है, पर्टिकुलर्स फिनिश गुड्स ए एंड फिनिश गुड्स बी। अब 4 लाइन का स्टेटमेंट है, आप सभी को मालूम है स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ सबसे पहले सेल्स की फिगर होती है, फिर क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर ओपनिंग स्टॉक होता है, एंड फिर आपका प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सो प्रोडक्शन। तो अब चलो शुरू करते हैं। इक्वेशन में क्या क्या फिगर्स दी है, देखो सेल्स की फिगर यहाँ है, ये 15,000, 75,000, 15,000, 75,000, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15,000, 75,000। फिर सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक है ए एंड बी का, हाँ आपको सिर्फ ये देखना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस टू। क्यों, क्योंकि फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट ढूंढ रहे हैं, ए एंड बी का। तो चलो अभी राइट नाउ मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा दोनों का, 1500, 4500, फिर 3000, 4000, 1500, 4500, फिर 3000, 4000, 1500, 4500 और ये 3000, ये है 4000। अब चलो 1500 में 15,000 में 1500 ऐड करके 3000 माइनस करना है, तो इंक्रीमेंटली आप देखें तो 1500 माइनस करना है, तो 13,500 आएगा। और यहाँ 4500 ऐड करना है, 4000 माइनस करना है, तो इंक्रीमेंटली 500 ही ऐड करना है, तो 75,500। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन बजट के बाद अब हम क्या बनाएंगे, आफ्टर प्रोडक्शन बजट वी आर गोइंग टू मेक द फर्दर 2 बजट्स। आगे के 2 बजट्स बनाने जा रहे हैं, सॉरी एक ही बजट बनाने जा रहे हैं, उसमें दोनों चीजें कंबाइन लिख देंगे। पहली चीज है परचेज बजट एंड दूसरा है परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो आंसर 2 में लिख रहा हूं, रॉ मटेरियल परचेज बजट या फिर मटेरियल परचेज बजट, और जिसके अंदर हम लिखेंगे दोनों चीजें, एक क्वांटिटी एंड अमाउंट रुपीज, क्वांटिटी एंड अमाउंट रुपीज। ठीक है, तो चलो इसका हम परचेज बजट बनाने जा रहे हैं। अब फॉर्मेट क्या होगा सर, 3 रॉ मटेरियल है हमारे, तो ये तीनों का हमको परचेज लिखना पड़ेगा। सो 3 मटेरियल का नाम क्या है, पी है, क्यू है एंड आर है। परचेज बजट की शुरुआत कहाँ से होती है, सभी को मालूम है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखते हैं, फिर कंजम्पशन के बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। कल के लेक्चर तक हमने ये फाइनल कर लिया था, हमने पढ़ लिया था। तो चलो अब इसकी शुरुआत कर रहा हूं, बट यहाँ कंजम्पशन कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो कंजम्पशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमको कुछ ना कुछ तो एजम्पशन, ये दो में से कोई एक एजम्पशन करनी है, तो हम वो मॉड्यूल वाली ही एजम्पशन करते हैं कि भाई आप जितना आउटपुट है आपका उतना ही इनपुट है, बट जो इनपुट है वो 3, 5, 2 में बटा है ना। तो उस हिसाब से हम जाएंगे। तो एवरीवन जस्ट बी केयरफुल नाउ, प्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा। तो नाउ लेट अस सी कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना। तो मटेरियल परचेज बजट, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे
सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन। तो सबसे पहला मुद्दा है रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। एंड हमारा कंजम्पशन का मीनिंग होता है यूटिलाइजेशन, और हमारा यूटिलाइजेशन है ना, दो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। पहला फिनिश गुड्स है ए, दूसरा फिनिश गुड्स है बी। तो दोनों में मिला के जितना यूज होगा ना उसको हम बोलेंगे कंज्यूम्ड। फिनिश गुड्स ए बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल यूज होगा प्लस फिनिश गुड्स बी बनाने के लिए जितना यूज होगा, वो दोनों का टोटल होगा, उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड। सो बी केयरफुल नाउ, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। तो यहाँ प्रेजेंटेशन में रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड, उसके अंदर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं नंबर वन फॉर फिनिश गुड्स ए। फिनिश गुड्स ए के लिए बराबर है कितना मटेरियल चाहिए, तो यहां मैं लिखता हूं फिनिश गुड्स ए के 13,500 इन विच प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आपको प्रोपोर्शन दिया है, ये रहा 3:5:2 है ना। ए के लिए आपको 3:5:2 चाहिए, है ना। जस्ट चेक द प्रोपोर्शन 3:5:2 किसके लिए, ए के लिए। एंड 1:2 किसके लिए चाहिए, बी के लिए चाहिए। और यहाँ सिर्फ क्यू एंड आर लेना है ना, पी नहीं लेना है। तो 3:5:2 ये चीज हमको ध्यान में लेनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद 3:5:2। तो 13,500 इन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3:5:2। चलो बांटो तो 13,500 को 3:5:2, तो 4,050 इधर आएंगे। फिर 5 में 6,750 आएगा, एंड 2 के अंदर 2,700 आएगा। तो ये फिनिश गुड्स है। दूसरा है फॉर फिनिश गुड्स बी। फिनिश गुड्स बी के कितने यूनिट बनाने हैं, 75,500। कौन से प्रोपोर्शन में, इन पहले हम लिखेंगे डैश, पी के डैश यूनिट है, मीन्स कुछ नहीं है, तो (1:2) ये प्रोपोर्शन है, हम मानेंगे। तो अब चलो उस हिसाब से जाते हैं फिर। तो 75,500 उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, एंड फिर उसको 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 25,000, 167 आ रहा है राउंड ऑफ करके, एंड 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 50,000, 333 आते हैं राउंड ऑफ करके। वैसे 0.33 है बट हमने इग्नोर किया। अब ये दोनों का जो टोटल है ना, उसी को बोलेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। अब बताओ पी के टोटल कितने यूनिट है, 4,050 यूनिट। क्यू के टोटल कितने यूनिट है, क्यू का टोटल करना पड़ेगा, एंड आर का भी करना पड़ेगा। तो चलो ये टोटल मैं लिखता हूं, मेरे कैलसी पे मैंने किया इधर। तो ये आता है 50,033, और ये आता है 31,917। ठीक है, तो ये टोटल रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड है ना, ये रहा टाइटल। क्लियर है एवरीवन? सर यहाँ गलती हुई, 50,033 की जगह 53,033 लिखा है। गलती हुआ, कैल्सी ने तो सही बताया, मेरे लिखने में गलती। 53,000 है ना, 50,333 तो है, उसमें 2700 ऐड किए तो 53
033। चलो, तो इज इट क्लियर नाउ? ये पहला पोर्शन जो था रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड, यही इंपॉर्टेंट था और ये हमारा आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा, अब तो सिंपल सा समय है ना। अब हम क्या करेंगे, बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहां हम लिखेंगे क्वांटिटी, सभी में मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्वांटिटी, एंड फिर ये लिखूंगा रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। इसमें भी ब्रैकेट में क्वांटिटी ही आएगा, बट इसकी फॉर्मूला होगी इट इज ए प्लस बी माइनस सी, मीन्स कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अबे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक लेट अस सी, चेक कर लेते हैं, है ना। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अब है ना यहां से लेना है, देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक है 3000, 6000, 9000, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 3000, 6000, 9000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3000, 6000, 9000। फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी लिख देते हैं, कितना है 4000, 3000, 30000। ओपनिंग है 4000, 3000, 30000, माइंड वेल 30000 है। फिर से एक बार, कितना है 4000, 3000, 30000, ओके 4000, 3000 एंड 30000। बी केयरफुल, अब कैलसी लेके करना है ना ये लास्ट वाला तो चलो इधर करते हैं। अब देखो 3 ऐड करने, 4 माइनस करने, मीन्स 1000 माइनस करना है। 4050 में से 1000 माइनस करोगे तो 3050 आएगा। फिर 6000 ऐड करने, 3000 माइनस करने, तो इन शॉर्ट 3000 प्लस करने, तो 31917 में 3000 ऐड करेंगे 34917 पे आएंगे, एंड 9000 यहाँ ऐड करेंगे, 30000 माइनस करेंगे तो 21000 माइनस करना है, नेट में 21000 माइनस करना है। अब 53000 में से 21000 कटेगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है 31033, ठीक है। इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड। तो ये आपकी रॉ मटेरियल परचेज बजट आ गया, रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये वन ऑफ द। सो क्वांटिटी लेवल पे हमारा आंसर टैली हो गया, है ना, क्वांटिटी लेवल पे हमारा आंसर टैली है। 32,000 आ रहा है, हाँ 32 बराबर है, बराबर है। बच्चों एक और मिस्टेक, विदाउट कैलसी करने में मिस्टेक ही हो रहा है देखो 53 में से 21 कटेगा, तो 3 में से 1 कटा तो 2, एंड 5 में से 2 कटा तो 3, तो 32033, बराबर है मिस्टेक। चलो, तो दिस इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज। क्लियर है एवरीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमको क्वांटिटी मिल गया, अब उसको मैं परचेज प्राइस से मल्टीप्लाइड करूंगा तो परचेज बजट भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो चलो परचेज प्राइस कितनी है बच्चों, सब लोग देखो मेरे साथ, ई में हम लिखेंगे परचेज प्राइस पर यूनिट, यहां पर यूनिट मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ रुपीस। सर कितनी है, तो वो प्राइस हम देख लेते हैं, इधर ये रही, देखो 12 रुपया पी का प्राइस है और 10 रुपया क्यू का है एंड 8 रुपया आर का है, तो 12, 10, 8, 12, 10, 8, तो यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 8, ऐसा मिलेगा। तो चलो अब क्या आता है जरा देख लो ध्यान से, तो वो रॉ मटेरियल परचेज
इन टर्म्स ऑफ रुपीज, है ना। तो 1 by 1 लेट अस सी। 3050 मल्टीप्लाइड बाय 12, आई थिंक भृगु ने कुछ लिखा है इधर, कितना आता है, मैं जरा कैलसी पे कर लेता हूँ। 3050 मल्टीप्लाइड बाय 12, इट कम्स टू 36,600। यहाँ तो सीधा 10 से ही मल्टीप्लाइड करना है, सो 349 170, एंड तीसरे में 32033 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 256 264 आएगा। तो ये हमारा परचेज बजट आ गया। अब है ना, दो नोट्स लिख रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको ये समझने में क्लैरिटी होगी कि हमने ये जो लिखा है वो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, और ये उनको भी, मीन्स जो हमारा आंसर चेक कर रहे हैं उनको भी ये नोट से क्लैरिटी होगी। तो नोट्स हमेशा लिखने चाहिए। अब इसमें नोट में पहली नोट हमारी आएगी, फर्स्ट नोट, हम ये लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट रेशियो is assumed as 1:1 in total. In total means क्या कि total inputs is equal to total outputs, 1:1 in total। ये हमारा assumption है। दूसरा हमने किया है कि we have done rounding off, we have done rounding off in। अब ये राउंडिंग ऑफ कहाँ किया है सर? तो देखो, आप देखो एक जगह राउंड ऑफ किया है यहाँ हमने, है ना, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो कंज्यूम्ड करनी है ना उधर। तो वी हैव डन राउंडिंग ऑफ इन रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ फिनिश फॉर फिनिश गुड्स भी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी हैव डन राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेटिंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर फिनिश गुड्स बी। क्लियर है? तो ये दो नोट्स हमको लिखने थे। अब है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारा 1 मार्क्स भी इसमें काटे। नाउ वी आर फुल प्रूफ, ठीक है, वी आर टोटली प्रूफ नाउ। क्लियर सभी को बच्चों? ये एग्जाम्पल समझ में आया? एवरीवन शो योर ठेंगा है ना, या फिर स्क्रीन पे हो तो अपना सिर हिलाओ सर, ओके फाइन, है ना। चलो फाइन फाइन, आई एम गोइंग अहेड। बड़ा अच्छा सम था। अब आप ये सम मैं आज आपको एडवाइस करता हूँ कि मेरा पैम्पलेट तो मैंने आपको दिया है, फिजिकल कॉपी भी क्लास पर से आज आप 2 से 4 में आके कलेक्ट कर जाओ कॉस्टिंग की। मैं पूरे कॉस्टिंग का मटेरियल आपको दे रहा हूँ, साथ साथ में एक है ना एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव का भी मटेरियल आपको देने जा रहा हूँ। एंड इफ पॉसिबल मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम नाम का एक सब्जेक्ट है हमारा, ओएम के साथ आता है, उसका भी मटेरियल आपको देने जा रहा हूँ। जितना हमारा स्पाइरल रेडी है दैट वी आर गोइंग टू रिलीज, ठीक है। तो अभी आप उसमें पढ़ सकते हो, चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट किसी को थियरी एडवांस में पढ़नी है, आप सभी को मैं बता देता हूँ। ग्रुप 2 में इफ यू वांट टू स्टडी इन एडवांस, हमारा स्ट्रक्चर्ड लेक्चर होगा, सब कुछ चलेगा क्लास में, बट आपको कुछ आगे से पढ़ना है, ऐसा नहीं थोड़ा हमको जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है तो पढ़ो। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑडिट, ये दो प्योर थियरी सब्जेक्ट्स है। ये दो चीजों को आप एडवांस में पढ़ सकते हो थोड़ा। सर हम तो फाउंडेशन वाले, हमको कैसे? अरे पढ़ने में क्या जाता है, रीड लाइक अ स्टोरी, है ना, एक स्टोरी पढ़ते हो ऐसा पढ़ लो, आपको समझ में तो आएगा क्या लिखा है। इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश,
यू कैन अंडरस्टैंड, एंड कॉमर्स वाला इंग्लिश है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। लॉजिक और जो उसके डायमेंशंस है वो हम बोलेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगे, तो वो अपने टाइम पे होंगे, बट किसी को कुछ एडवांस में करना है तो कर सकते हो। सो दैट इज वाई एसएम का अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट वीक में आपको ऑडिट का भी मटेरियल रेडी कर देंगे। वो रेडी ही है ऑलमोस्ट, लास्ट कुछ 7-8 पेजेस बाकी है उसके, तो वो ऐड करके वी आर गोइंग टू रिलीज दैट ऑडिट मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तो वीकली है ना एक बार मोस्टली आना रहेगा, अगर हम कुछ नई नई चीजें फिजिकल फॉर्म में आपको देने जा रहे हैं तो उसके लिए हम ऐसा प्लान करेंगे कि कम से कम आना पड़े, मीन्स 2 वीकली भी एक बार आओ तो चले, ऐसा हम प्लान करेंगे, बट आपको आना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा, हमको हाय हेलो करके जाना है ना। चलो नेक्स्ट हम शुरू करता हूँ बच्चों, लेट अस स्टार्ट। सो अब ये सम बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, जो अब ये नेक्स्ट वाला मैं कराने जा रहा हूँ ना, हमारा पूरा अब बाकी का सेशन यही सम संभाल लेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 6, एंड मेरे हिसाब से मोस्ट इंटेलिजेंट सम फ्रेम्ड इन अवर कॉस्टिंग मॉड्यूल। हमारे कॉस्टिंग के मॉड्यूल में अभी तक का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट सम फ्रेम हुआ है वो ये है। ये सम में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे को बता रहा है बच्चों कि ये सम में है ना, मैंने अभी कराया, आपको कराऊंगा, आप मस्त समझ में भी आ जाएगा आपको, जैसे अभी हमने ये सम समझा आप ये भी समझ लोगे। बट ये सम में मेरे को सबसे बुरी चीज क्या लगती है मालूम है? बुरा तो कुछ है नहीं, बट बच्चों की रिपीटेशंस कम होने की वजह से ये सम है ना आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, महीने महीने में एक बार देख लेना पड़ेगा। और जिन्होंने ये नहीं किया वो लास्ट में कंफर्म मेरे को बोलेंगे कि सर ये सम रिवाइज कराओ ना एक बार फिर से, वैसे तो समझ में आ रहा है सर बट एक बार आप करा, ऐसा बोलोगे। ये ऐसा सम है, उसका लेवल थोड़ा अलग है बट बड़ा सिंपल है ना, सिंपल है, आपको बता दे रहा हूँ सिंपल है। बट ये जो फाउंडेशन बेस पे आप आए हो ना, तो आप एक चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, है ना। मटेरियल कॉस्टिंग जो ग्रुप 1 में आता है, अब इसका थोड़ा सा बेस इधर यूज हो रहा है, तो वो बेस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो बीकॉम में पढ़ के बैठे उनके लिए तो बड़ा इजी है, बट फाउंडेशन वाले अभी मटेरियल कॉस्ट ही नहीं पढ़े तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, अपने वीडियोज ऑन रखो। अब है ना थोड़ा डिस्कशन में एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कर रहा हूँ जिसका कंसेप्चुअल यूज ये सब में हुआ है, वो कंसेप्ट का। अब है ना मटेरियल कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर आप पढ़ोगे जिसमें आप है ना, हम जो फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाने में जो अलग अलग खर्चे होते हैं उसमें एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर होता है ओवरहेड्स। तो ये सभी के एक एक चैप्टर है आपको कोर्स, मटेरियल का चैप्टर है, लेबर का चैप्टर है, ओवरहेड का चैप्टर है, डायरेक्ट एक्सपेंस का चैप्टर, ये सभी है। और ये सब आपको एसवाई बीकॉम में भी है, जो सेकेंड ईयर बीकॉम में पढ़ते हैं उनको भी अभी कोर्स में यही है, मटेरियल लेबर ओवरहेड इंटरनल में। अब ये लोग जो ये जो कंटेंट है, ये चैप्टर्स, ये पूरे चैप्टर में ना अलग अलग टेक्निक से आप कैसे मटेरियल कॉस्ट निकालते हो, लेबर कॉस्ट कैसे ढूंढी जाती है, ओवरहेड कैसे ढूंढे जाते हैं, वो सभी के बारे में। एंड साथ साथ में उसका कंट्रोलिंग कैसे करते हैं वो भी बताया है। कंट्रोलिंग मीन्स जरूरत से ज्यादा नहीं खर्चा करना है, उसको कंट्रोल, है ना, ऑप्टिमम खर्चा करना है उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो उसका प्रॉपरली कंट्रोलिंग कैसे करना है वो सीखना है। अब सुनिएगा, मटेरियल कॉस्टिंग की जो अलग अलग कंट्रोलिंग टेक्निक्स है उसके अंदर एक कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसका नाम है मटेरियल इशू टेक्निक्स। क्या नाम है? मटेरियल इशू टेक्निक्स। एंड मटेरियल इशू टेक्निक्स में आता है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, हीफो, ऐसी बहुत सारी अलग अलग है। बीकॉम में तो कुछ 10-12 टेक्निक दी है, हमारे सीएमए के इंटरमीडिएट में 6 से 7 टेक्निक है, मेन कोर टेक्निक। बीकॉम में सभी ले लिए, इधर 6-7 मेन ही लिया हुआ है जो प्रैक्टिकली यूज होता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि ये इशू टेक्निक नाम का कंसेप्ट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल इश्यूज, व्हाट इज मटेरियल इशू टेक्निक। तो आप सोचिए कि एक बड़ी कंपनी है, आप ऐसा सोचिए, अपने माइंड में एक चीजें विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। अब सपोज ये जो स्क्रीन दिख रहा है उसमें टोटल है ना 25 फेसेस दिखेंगे, 555 वाले 5। अब है ना मैं थोड़ा समझ लो कि ये जितना भी हमारा स्क्रीन है वो एक फैक्ट्री है, ऐसा मान लो, है ना। अब ये बीच में ये मानव जो दिख रहा है, मानव है, मिति है, लाब्धी है एंड पार्थ है, ये जो 4 कॉर्नर है ना बीच वाले, ये हमारा सपोज स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ऐसा समझ लो, इतना बड़ा कि जहां हम सेंट्रलाइज स्टोरेज करते हैं, है ना।
सेंट्रलाइज स्टोरेज मीन्स तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है? एक देखो यहाँ सीएमए धवल दिख रहा है, यहाँ मिहिर ठक्कर दिख रहा है, नीचे एकता भट्ट दिख रहे हैं, यहाँ दिवेश परदेसी है। ये चार सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये बीच में हमारा जो है ना मानव, मित्ती, लाब्दी एंड पार्थ, ये चारों वाला जो कॉर्नरिंग वाला है वो एरिया है सपोज आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि कंपनी के बाहर से जो सप्लायर है वो हमको रॉ मटेरियल बेचते हैं, और रॉ मटेरियल इधर ये स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। फिर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अलग अलग, धवल, शाह, मिहिर ठक्कर, एकता, दिव्येश, ये लोग है ना प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए दे नीड अ रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल है ना हमसे मंगवाया, मीन्स हम लोग धवल, मिहिर, एकता एंड दिव्येश, हम लोग रॉ मटेरियल मंगवाएंगे किन से? ये सब जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट की हेड कौन है? तो दिया है, दिया दिख नहीं रहे ना तो उसको हेड बना देते हैं। तो दिया जिंगर इज अ हेड ऑफ हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट, है ना, यहाँ बीच में सबसे। अब ये दिया क्या करेगी? रॉ मटेरियल की डिटेल्स अपने पास मेंटेन करेगी कि भाई रॉ मटेरियल ABCDEFGHIJK यहाँ तक के रॉ मटेरियल है, उसका कितना स्टॉक पड़ा है उसकी डिटेल दिया के पास होगी। फिर सपोज धवल अगर रॉ मटेरियल मंगवाता है तो सीधा धवल एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा जो दिया को मिलेगा, दिया उसके बेस पे वो जो भी रिक्विजिट रॉ मटेरियल है वो धवल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेगी। सपोज मिहिर को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी एक अपना मटेरियल रिक्विजिशन नोट दिया को भेजेगा, दिया उतने मटेरियल मिहिर को भिजवाएगी। ऐसा होता रहता है। सिमिलरली एकता एंड दिवेश भी रॉ मटेरियल मांग सकते हैं और दिया इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द रॉ मटेरियल। बट है ना, दिया हैज टू मेंटेन द स्टॉक क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पास एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्टोर्स लेजर। क्या बोलते हैं? स्टोर्स लेजर। स्टोर्स का मीनिंग होता है स्टॉक, स्टॉक का लेजर। उसमें वो क्या मेंटेन करती है कि स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कितना था ये रॉ मटेरियल का, फिर आज के दिन में वो डेट वाइज मेंटेन होता है कि सपोज 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में ये 1 से लेकर के 10 रॉ मटेरियल है, उसके ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, आज के दिन में बाहर से आए कितने मटेरियल, दैट इज परचेज करके हमने जो लाए वो क्वांटिटी कितनी, एंड तीसरा आज के दिन में मैंने भेजे कितने, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आना जाना तो रहता रहेगा रॉ मटेरियल का। कुछ रॉ मटेरियल बाहर से परचेज किए हैं वो आएंगे, कुछ रॉ मटेरियल पास में परचेज किए थे अच्छे नहीं थे वापस भेजे थे वो रिपेयर होके वापस आए वो भी आएंगे। कुछ मटेरियल्स स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजे थे, जैसे कि धवल ने मंगवाए थे रॉ मटेरियल, बट उसमें से कुछ बचे रॉ मटेरियल तो उसने वापस भिजवाए तो वो भी होंगे। तो पूरे दिन में दिया क्या करेगी कि ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें ऐसा करके जो भी रीजन से रॉ मटेरियल आते हैं, इनफ्लो होता है उसके डिपार्टमेंट में, वो ऐड करेगी, और वहां से जो आउटफ्लो होता है वो माइनस करेगी, एंड फिर डेली एंड पे एक क्लोजिंग बैलेंस बनाएगी कि भाई इतना स्टॉक बचा है, ठीक है। तो ये दिया का काम है जिसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर बनाना। अब ये स्टोर्स लेजर बनाने के लिए दिया के पास है ना 12 मेथड्स है, there are 12 methods to maintain the stores ledger। सर कौन सी 12 मेथड्स? वैसे बहुत सारी है बट उसमें आपको जो ये एग्जांपल में जरूरी है उसमें से जो एक मेथड है उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। वो मेथड का नाम है फीफो मेथड। फीफो सभी को शायद आइडिया भी होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फीफो। तो उसका फुल फॉर्म, एक्चुअली ये एब्रीविएटेड टर्म है, उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल सबसे पहले दिया के पास आया, स्टोर्स डिपार्टमेंट में आया, उसको ही सबसे पहले दिया भेजेगी। सर ये क्या हुआ? सही बात है। अब आपको एक है ना छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है, मैं जो बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में आप ऑब्जर्व करो। सपोज आपके घर के आजू बाजू, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरे घर के बाहर एक वृंदावन बिहारी करके एक दुकान है ना, वहाँ सब चीजें मिलता है। सब चीजों में मेनली जो हमको रूटीन में आती है ना वो सब चीजें, पर्टिकुलरली दूध है, पाव है ना, छोटी मोटी सी चीजें हैं, चॉकलेट्स वगैरह, एवरीथिंग, बटर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। तो मैं जाता हूँ, अब मैंने है ना एक बार सुबह गया था तो मैंने क्या देखा कि वो जो बड़ौदा डेयरी वाले अपनी दूध की कैरेट्स बेचते हैं इधर, है ना, हर रोज वो अपने स्टोरेज में रखता है। तो वो क्या करता है कि पिछले दिन का अगर कुछ दूध बेचने का बाकी है, कुछ 15-20 थैलियां बाकी है, तो 20 थैलियों को बाहर निकाल देगा सबसे पहले। फिर क्या करेगा, आज के दिन में जो नए फ्रेश मिल्क है ना वो नीचे डालेगा। फिर जो पुरानी यस्टरडे की थैली जो बची है ना वो सबसे ऊपर रख देगा।
अब जो भी बंदा आएगा दूध लेने के लिए वो ऊपर से पहले दे देगा, तो उसका मीनिंग यस्टरडे वाला स्टॉक उसका पहले क्लियर हो जाएगा। मीन्स जो आउटडेटेड या पुराना मिल्क है वो पहले बेच देगा, और फिर जो फ्रेश मिल्क है वो बेचेगा। रीजन क्या है कि ये पेरिशेबल आइटम है, बिगड़ जाती है। अब दूध की वैलिडिटी 3 दिन तक है। सपोज आज आपने प्रिंट किया कि आज ये दूध बना, तो उसके बाद 3 दिन तक चलेगा। अब उसमें आज पहला दिन, आज नहीं बिका, तो कल दूसरा दिन है, उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरे दिन के बाद तो उसको फेंकना पड़ेगा, आप बेच नहीं सकते, पेरिशेबल आइटम है। तो वो क्या करेगा कि जो सबसे पहला आया ना उसको सबसे पहले बेच दो, जो सबसे पहले रॉ मटेरियल आया उसको सबसे पहले आप इश्यू करो। इवन शाकभाजी वाले भी ऐसे ही करते हैं, आप देखना, उसके पास जाओगे ना तो वो ऊपर ऊपर ऐसी चीजें रखेगा जो पुरानी होगी, फिर वो आप बड़ा उसके पास ढगला होगा तो उसमें ऊपर ऊपर की चीजें है ना वो पुरानी होगी, और नीचे से आप लोगे तो वो चीजें नई होगी। वो क्या करेगा, पुरानी चीजें ऊपर होती है और लोग है ना जल्दबाजी में ऊपर से जो है वो ले लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये फीफो है। तो फीफो का कंसेप्ट समझ में आया सबसे पहले तो बच्चों आपके लेवल पे मेरे को फीफो एक्सप्लेन करना था कि जो मटेरियल इश्यू टेक्निक्स है उसमें एक है फीफो। उसमें पहला या फिर हम ऐसा माने पुराना स्टॉक हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। हमारे घर में भी देखना, हमारी मम्मियां भी ऐसा करती है, किचन में ना कुछ चीजें जो पुरानी होती है ना सबसे पहले उसका यूज कर लेती है ना। सब्जी से लेकर के दाल वगैरह जो भी है बहुत पुरानी होती है तो पहले पहले उसका यूज कर लेती है कि भाई पहले यूज कर लो, बिगड़ जाएगा, है ना। सो दैट इज फीफो। सो आई आई होप सो कि फीफो क्लियर है एटलीस्ट फाउंडेशन के बच्चों को, उनके लिए मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है। बाकी जो बीकॉम वाले हैं उनको तो मालूम है कि फीफो क्या होता है। चलो अब ये सम बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, लेट अस सी नाउ। नाउ फोकस ऑन द एग्जांपल। एग्जांपल में देखो, द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई चलो द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मीन्स बात किसकी हो रही है, एनुअल बजट की हो रही है, पूरे साल का कंबाइंड बजट होता है ना उसको। अब यहाँ ईयर की डिटेल उन्होंने ना क्वार्टर के फॉर्म में दी है। क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 3 महीने का पीरियड। 3 महीने का पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर हमेशा अप्रैल से शुरू होता है 30 जून तक, फिर सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर का होता है, थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का होता है, फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च का होता है। सो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर में ऐसे 4 क्वार्टर्स हैं। क्वार्टर का मीनिंग है अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो हर एक क्वार्टर वाइज डिटेल दी है। नॉर्मली आपको कभी कभी मंथ वाइज डिटेल देते हैं, कभी कभी वीक वाइज देते हैं, यहाँ क्वार्टर वाइज डिटेल दी है। आगे देखते हैं। वर्किंग डेज आपको दिए हैं 65, 60, 55 एंड 60। अब ये बहुत कम टाइम दिया हुआ है। आइडियली है ना, आप सोचो एक क्वार्टर मीन्स 3 महीने, 3 महीने मीन्स ऑन एन एवरेज 90 डेज, और हर एक महीने में 4 से 5 छुट्टी आप संडे की निकाल दो। 4 से 5 ऑन एन एवरेज, 4 होता है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकता है, कुछ मंथ में 5 संडे भी हो सकते हैं। ओके, तो 4 से 5 निकाल दो तो 12 से 13 छुट्टी होगी संडे की, तो 90 में से 12 निकाल दो तो 78 जितने वर्किंग डेज होने चाहिए। बट है ना, ये फॉरेन का एग्जाम्पल है, इधर का नहीं है। फॉरेन में क्या होता है, 5 डेज अ वीक होता है, तो उस हिसाब से वीकली 2 दिन, एक महीने में 4 वीक, एक महीने में 4 वीक, है ना। तो 4 वीक के 2 2 दिन मीन्स 8 दिन का छुट्टी, एक महीने में 8 दिन का छुट्टी, तो 3 महीने में कितना होगा, 24 दिन का छुट्टी। तो उस हिसाब से आप 90 में से 24 निकालोगे तो अराउंड 66 के आजू बाजू आएगा। तो उनके वर्किंग डेज आप चेक करो, जस्ट चेक आउट द वर्किंग डेज। यहाँ 65 है, यहाँ 60 है, यहाँ 55 है, यहाँ 60 है, तो उस हिसाब से आपको मिले हैं। ठीक है, क्लियर है ना। 60 65 के आजू बाजू है। अब सर 60 इतने कम, ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ज्यादा छुट्टी दे दे, है ना, ठंड का मौसम हो, कुछ महीनों में क्या ठंड का मौसम है, आप वहां का एंगल सोचो। आप जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में रहते हैं तो वहाँ ठंडी ज्यादा होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ दिनों के लिए वो वर्क फ्रॉम होम रखते हैं या फिर फैक्ट्री बंद रखते हैं, क्योंकि जाने आने में बर्फ का प्रॉब्लम रहता है आपको। ठीक है, सो उस हिसाब से आप ये डेज को जस्टिफाई कीजिएगा, इतने इतने वर्किंग डेज आपको दिए। फिर आगे प्रोडक्शन,
पर वर्किंग डे, मीन्स एक दिन काम किया तो 100 यूनिट बने पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 110, तीसरे में 120, चौथे में 105। ये प्रोडक्शन पर डे है। ये पर्टिकुलर कोई एक कंपनी की बात है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे पहले क्वार्टर में 65 दिनों में हर रोज कितने, हर रोज 100 यूनिट बनते हैं, ठीक है। एंड दूसरे क्वार्टर में कितने, 110 बनते, तीसरे में 120, चौथे में 105। अब इसको मैं ये वर्किंग डे से मल्टीप्लाइड कर दूं ना तो सीधा प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो सर यहाँ तो प्रोडक्शन बजट बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सही बात है। आपको वर्किंग डेज दिए हैं, प्रोडक्शन पर डे दिया है, वर्किंग डे मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन पर डे कर दोगे तो सीधा सीधा आपको प्रोडक्शन का क्वांटिटी मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रोडक्शन तो बड़ा इजीली मिल जाएगा। अब है ना रॉ मटेरियल परचेज, ये दिया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। मीन सपोज पूरे साल में मिला के सपोज हमने 10,000 केजी रॉ मटेरियल बाय किए, तो ये 10,000 केजी का 30% दैट इज 3,000 केजी हमने पहले क्वार्टर में बाय कर लिए, 50% मीन्स 5,000 केजी हमने ये सेकेंड क्वार्टर में बाय कर लिए, 20% दैट इज 2,000 केजी हमने इधर बाय कर लिए। लास्ट क्वार्टर में बाय ही नहीं किया, ये पहले 3 में ही इतना सफिशिएंट बाय कर लिया कि हमको लास्ट क्वार्टर में बाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जस्ट एज्यूम्ड फिगर थे, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। बट आई होप सो कि ये जो कैलकुलेशन था उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एनुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके ये परसेंटेज दिए हुए हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। अब बजटेड परचेज प्राइस मीन्स रॉ मटेरियल आप बाय करोगे तो व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ दैट रॉ मटेरियल। तो पहले क्वार्टर में आपने जो बाय किया वो 1 रुपए के हिसाब से था, दूसरे में आपने जो बाय किया 1.05 के हिसाब से था, थर्ड में जो आपने बाय किया वो 1.125 के हिसाब से था, ठीक है। ये परचेज प्राइस है। सर ऐसी चेंज होती रहती है, यस, है ना। बहुत सारे रॉ मटेरियल सीजन वाइज चेंज होते हैं, है ना। आप कोई भी सब्जी सपोज अभी ये सीजन में बाय करो, 2 महीने के बाद बाय करो, 3 महीने के बाद, इवन वीकली भी चेंज करोगे ना तो प्राइस चेंज हो जाती है। तो रॉ मटेरियल का भी प्राइस चेंज होता रहता है ना। चलो आगे देखो। अब हमको क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg। ये क्या है सर? ये इनपुट आउटपुट रेशियो है, अगर आप समझ सकते हो। जो मैं लिखता हूँ 1 फिनिश गुड्स, उसके लिए 2 kg रॉ मटेरियल। देखो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका होता है? फिनिश गुड्स का। तो 1 यूनिट प्रोडक्शन मींस 1 यूनिट का फिनिश गुड्स, उसके लिए 2 kg चाहिए किसका? रॉ मटेरियल का। तो अगर मैं इनपुट आउटपुट रेशियो लिखूं तो 2 kg इज टू 1 फिनिश गुड्स, ऐसा लिख सकता हूँ इनपुट आउटपुट रेशियो में, है ना। 2 kg इनपुट तो 1 kg आउटपुट। सो अगर आपके पास प्रोडक्शन की क्वांटिटी मिल जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाइड करे तो उतनी रॉ मटेरियल परचेज की क्वांटिटी होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? जितना फिनिश गुड्स प्रोडक्शन का आपको क्वांटिटी मिले, वो फिनिश गुड प्रोडक्शन के क्वांटिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे को वो किसकी क्वांटिटी मिलेगी? रॉ मटेरियल परचेज की क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर है? रिक्वायर्ड टू बी परचेज, कंज्यूम की क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट रेशियो से क्या मिलता है आपको? रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम की क्वांटिटी मिलती है कि इतने फिनिश गुड्स बनाने हैं, मल्टीप्लाइड बाय पर फिनिश गुड्स जितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो वो मिलेगा। सो सर परचेज का कैसे मिलेगा? जो आपको कंज्यूम्ड मिला ना उसमें आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडलेस करो। जो आपको कंज्यूम्ड मिला उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग माइनस करो, अब जाके जो मिलेगा ना दैट वुड बी योर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज। तो परचेज की क्वांटिटी नहीं है, आप आपके प्रोडक्शन को इनपुट आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हो तो आपको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड। एंड फिर वो कंज्यूम्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग माइनस करो, अब आपको जो मिलता है वो है आपका रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ता हूँ। अब देखो क्या लिखा है कि बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या क्या बोला? बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2000 kg and budgeted opening stock of raw material is 4000 kg और उसकी कॉस्ट भी दी है 4000 के हिसाब से।
मीन्स 4,000 रुपए में 4,000 केजी मटेरियल परचेज किया, तो 1 केजी कितने का आया होगा? 1 रुपए का। 4,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 4,000 केजी, तो एक केजी की प्राइस आपको मिलेगी 1 रुपया, है ना। अब देखो बच्चों, हमको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बट आपको समझना पड़ेगा, जब मैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं, तो ये तो मेरे को पूरे ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, पूरे ईयर का है, क्योंकि आपको डिटेल है ना 4 क्वार्टर का कंबाइन करके दिया है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्वार्टर। अब क्वार्टर स्पेसिफिक नहीं है तो वो ईयर स्पेसिफिक होगी, तो उसका मीनिंग जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक होगा, एंड जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो चौथे क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। आपको समझना है, ईयर एंड 1 अप्रैल एंड 31 मार्च देखना है, तो 1 अप्रैल मीन्स पहले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक एंड 31 मार्च मीन्स लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे आपके माइंड में बिठा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं, इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आती अगर मैंने ये फीफो का डिस्कशन पहले नहीं किया होता। इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस, क्या मीनिंग है कि मटेरियल जब भी हम इश्यू करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू इश्यू द रॉ मटेरियल, मींस वो जो दिया वो स्टोर्स डिपार्टमेंट की हेड थी, वो जब भी मटेरियल इश्यू करेगी तो वो अपने माइंड में कौन सा पॉलिसी फॉलो करेगी? फीफो, मींस जो पहला आया था उसको पहले भेजेगी, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एवरीवन क्लियर विद दिस? आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ता हूं। कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स। आपको बजटेड फिगर्स बतानी है क्या? तो नंबर ए, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। तो पहले तो आपको क्वार्टर वाइज जाना है, दूसरा एनुअल जाना है, एंड वो भी रॉ मटेरियल और उसका वेट एंड वैल्यू। मीन्स क्वांटिटी, ये वेट मीन्स क्वांटिटी एंड वैल्यू मीन्स अमाउंट रुपीज। दूसरा, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। सो हर एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो भी ढूंढना है, उसकी वेट एंड वैल्यू वो भी ढूंढना। अच्छा ऐसा, यस। तो सर कैसे करेंगे? सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बट अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब टेक्निकलिटी शुरू होती है। तो मैं पहला आंसर करने जा रहा हूँ, एवरीवन बी केयरफुल नाउ। अब मेरे पास जगह है कुछ, तो उसमें मैं लिख रहा हूँ, सो आई एम राइटिंग समवेयर। यहाँ नीचे जगह है, तो इतने में मैं जितना आता है इतना मैं लिख देता हूँ। सो लेट मी राइट समथिंग। सो आंसर ए की शुरुआत कर रहे हैं, आंसर ए। और आंसर ए में हम क्या लिखेंगे? क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। तो टाइटल प्रॉपरली लिखने जा रहा हूँ। है ना, टाइटल में क्या लिखेंगे? अ स्टेटमेंट शोइंग a statement showing एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है, या फिर स्टेटमेंट की जगह रॉ मटेरियल परचेज बजट ऐसा लिखता हूँ। रॉ मटेरियल परचेज बजट, ब्रैकेट में लिखता हूँ वेट एंड वैल्यू। जो पहले हम क्या लिखते थे, क्वांटिटी एंड अमाउंट रुपीज, उसकी जगह वेट एंड वैल्यू ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूँ, लेट मी गो अहेड। अब पहले तो क्वार्टरली एंड एनुअल ये भी लिखना है ना, क्वार्टरली एंड एनुअल, तो ये भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्वार्टरली
एंड क्वार्टरली एंड एनुअल। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहले पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ Q1, फिर लिखता हूँ Q2, फिर लिखता हूँ Q3, फिर लिखता हूँ Q4 एंड फिर मैं टोटल लिखता हूँ। टोटल मीन्स एनुअल, है ना? ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये बनेगा। ओके, अब हमको परचेज बजट चाहिए, उससे पहले हमको क्वांटिटी प्रोडक्शन की चाहिए। आपको मालूम है कि परचेज इज नथिंग बट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो। ये इससे सॉरी कंज्यूम मिलेगा आपको, कंज्यूम एंड कंज्यूम में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग ऐड करोगे तो आपको परचेज मिलेगा। तो सबसे पहले कंज्यूम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ माय फोकस इज ऑन कंजम्पशन। सो लेट अस सी नाउ कि कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम कंज्यूम्ड लिखेंगे। अब कंज्यूम्ड के लिए क्या करेंगे सर? तो आपके पास प्रोडक्शन की डिटेल दी है इनडायरेक्टली। सर कहाँ है? देखो, आपको वर्किंग डेज दिए है मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन पर डे दिया है, इसके बेस पे प्रोडक्शन मिलेगा। और प्रोडक्शन के मल्टीप्लाइड बाय ये 2 कर देंगे इनपुट आउटपुट रेशियो, है ना? ये तो मेरे को आपको कंजम्पशन मिलेगा, और कंजम्पशन में फिर क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्लस माइनस करेंगे तो मेरे को परचेज मिलेगा, ठीक है? सो शैल आई स्टार्ट नाउ? अब है ना बच्चों, यहाँ एक छोटा सा आपको आइडिया आएगा अभी समझ में। यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है, जो मैं अभी रेक्टिफाई भी कर देता हूँ तुरंत ही। देखो, ये अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये लेटर ऑन लिखूंगा। ये लिखना ही है बट अभी नहीं, लेटर ऑन लिखूंगा। जरा देखिएगा, जब मैं परचेज की बात कर रहा हूँ ना तो पूरे एनुअल परचेज की बात हो रही है। तो जब क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होगा ना तो वो भी एनुअल का ही होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए मैं एक बार चलो फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। आपको जो समझाना है वो यहाँ मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आप सोचो कि मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा। मेरे को प्रोडक्शन की क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। फिर प्रोडक्शन की क्वांटिटी को मैं इनपुट आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे को कंजम्पशन मिलेगा। और ये कंजम्पशन में मैं क्लोजिंग ऐड करूं प्लस ओपनिंग ऐड करूं, माइनस करूं सॉरी, तो मेरे को परचेज मिलेगा। और ये इसका बजट है, परचेज बजट। तो ये परचेज बजट बनाने से पहले मीन्स परचेज बजट इतना होता है, यहाँ से चालू होता है कंजम्पशन, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड परचेज। बट उससे पहले मेरे को ये कंजम्पशन का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्शन एंड इनपुट आउटपुट रेशियो, उसके बेस पे मेरे को पहले तो कंजम्पशन की डिटेल ढूंढ निकालनी है और उसके बेस पे ही मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले आई एम डूइंग दिस, ये जो कैलकुलेशंस है वो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ। तो उसको मैं इसी स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ अभी राइट नाउ। सो विल कम टू नो। तो चलो अब पहली बार हम थोड़ा कंबाइंड स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली द परचेज बजट बट परचेज के साथ साथ ये कंजम्पशन की कैलकुलेशन भी इसी स्टेटमेंट में मैं कर देता हूँ। चलो अब तो अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में मैं लिख देता हूँ। तो आई एम राइटिंग नाउ Q1, Q2, Q3, Q4 एंड टोटल एंड यहाँ पर्टिकुलर्स। एंड अब मैं पहले उसका अलग से वर्किंग करना चाहता था इसलिए मैंने हटाया था, बट अभी इसी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो चलो लेट मी इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट।
अब आप देखिएगा मैं क्या क्या डिटेल्स लिख रहा हूं। नंबर ए, वर्किंग डेज। अब वर्किंग डेज आपको दिए हैं तो वो मैं लिख रहा हूँ। कहाँ है वर्किंग डेज? ये रहे 65। अरे कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ है 65 60। यस ये रहा 65 60 55 एंड 60। ये आपका वर्किंग डेज है। नंबर बी, प्रोडक्शन पर डे। प्रोडक्शन पर डे वो भी दिया है आपको 100, 110, 120 एंड 105। अब ये मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये तो मेरा प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। यस, ये प्रोडक्शन बजट इज प्री रिक्वायरमेंट, तो यहां मेरे को प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यहां भी ये यूनिट्स था। एंड ये कैसे आया? तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मीन्स 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 6500। 60 मल्टीप्लाइड बाय 110 कितना आता है? 6600। 55 मल्टीप्लाइड बाय 120 कितना आता है? 55 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये भी 6600 ही आ रहा है। एंड 60 मल्टीप्लाइड बाय 105 6300 आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन बजट। अब है ना इसका टोटल भी करना पड़ेगा हमको। वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ ऑल दिस। चलो क्या टोटल आएगा? 6500 6600 6600 एंड 6300, है ना? तो मैं टोटल करता हूँ 65 प्लस 66 प्लस 66 प्लस 63, तो 2626000 है ना। 26,000 टोटल आता है ना, 26,000। चलो ये 26,000 प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय, अब है ना प्रोडक्शन मिल गया है, प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो तो कंजम्पशन मिलेगा, है ना। प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो तो कंजम्पशन मिलेगा। तो यहां मैं डी में लिख रहा हूं कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो दैट इज 2। यहां भी मैं इंडिविजुअली लिख सकता हूं 2 2 2 2, वैसे जरूरत नहीं है बट लिख देता हूं। तो नंबर ई, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, टू बी कंज्यूम्ड, और यहां भी क्वांटिटी में ही मिलेगा सब कुछ। कैसे आएगा? इट इज सी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो देखो 6500 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 13,000, ये 13,200, यहाँ भी 13,200 और ये 12,600। ये सबका टोटल करूँ तो 52,000। तो ये मेरा कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। अब क्या करेंगे, ये लेवल हमने अचीव कर लिया कंजम्पशन का। अब कंजम्पशन से आगे का काम हम करेंगे, उसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग एडलेस करेंगे। तो मेरे को क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल टू बी परचेज एंड क्लोजिंग का क्वांटिटी कितना है? देखो यहाँ पूरे साल का क्लोजिंग दिया है एंड पूरे साल का ओपनिंग दिया है। देखो ये 2000 ओपनिंग स्टॉक है, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी बजटेड क्लोजिंग स्टॉक 2000 केजी है एंड बजटेड ओपनिंग स्टॉक है 4000 केजी। तो चलो इसका यूज करता हूँ। I am now using this figures, so let us start.
ई के बाद आएगा एफ। यहाँ हम क्या करते हैं, अब सीधा सीधा यहाँ से कंजम्पशन आ चुका है ना पूरे साल का, अब पूरे साल का क्लोजिंग, पूरे साल का ओपनिंग, तो पूरे साल का परचेज मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक 2000 है, तो 2000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 2000 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो कितना है 4000। ओपनिंग स्टॉक 4000। तो अब जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। अब कितना आएगा आप ही काउंट करो। चलो ये 52,000 में 2 ऐड करना है, 4 माइनस करना है, मीन्स नेट में 2 माइनस करना है, तो टोटल कितना आएगा 50,000। 50,000, तो यहां मैं लिख रहा हूं 50,000। ओके, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज मिल गया बच्चों। सर यहाँ कुछ क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये फिगर्स एनुअल है, ये एनुअल क्लोजिंग है, ये एनुअल ओपनिंग है, ये एनुअल क्लोजिंग है, तो ये एनुअल परचेज। बट आपको मालूम है परचेज के लिए उन्होंने प्रपोर्शन दिया है, दे हैव गिवन द प्रपोर्शन। देखो तो आप जब भी परचेज करोगे तो 30, 50, 20 में परचेज करोगे पहले 3 क्वार्टर में। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आएगा 30, 50, 20। तो चलो 30, 50, 20, अब इसमें मैं बांटता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा इन 30:50:20 प्रपोर्शन, बराबर है। तो चलो 50,000 का 30% कितना होता है 15,000। 50,000 का 50% कितना होता है 25,000। एंड 50,000 का 20% कितना होता है, 50,000 का 20% होता है 10,000। एंड यहाँ डैश आएंगे। ठीक है, अब टोटल करो ये सबका, ये सबका अब टोटल आपको मिल जाएगा, इट इज 50,000 टोटल। ठीक है, रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, तो ये क्वांटिटी आ गया। एंड अब उसका वैल्यू जी के बाद एच के बाद आई आएगा, परचेज प्राइस पर यूनिट या फिर केजी इंटू ब्रैकेट रुपीज। अब परचेज प्राइस आपको है ना क्वेश्चन में दिया है, देखो तो ध्यान से, 1, 1.05 एंड 1.125, 1, 1.05 एंड 1.125। 1, 1.05 एंड 1.125 ये परचेज प्राइस है। आई के बाद जे आता है, तो रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना आएगा, इट इज एच दैट इज क्वांटिटी टू बी परचेज, एंड आई दैट इज प्राइस पर केजी ऑफ परचेज। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 15,000 रुपीज। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 आता है 26,250।
एंड लास्ट में आता है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.125 11,250। अब है ना, मैं तीन का टोटल कर देता हूँ। 11,250 प्लस 26,250 प्लस 15,000 तो आता है 52,500, 52,500। तो ये आपका आंसर 1 आ गया। इफ यू कैन सी केयरफुली नाउ, तो योर आंसर 1 केम। आंसर 1 में क्या था? आंसर 1 में आपको सिर्फ यही ढूंढना था कि क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। तो क्वार्टरली एंड एनुअल आपने टोटल कितना परचेज किया बाय वेट एंड वो बाय वैल्यू? तो देखो, वेट के हिसाब से आप देखें तो इतना इतना 15,000, 25,000, 10,000 एंड एनुअली 50,000। तो ये वेट में, और ये 15,000, 26,250 एंड 11,250 ये वैल्यू में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये वेट है, ये वेट है एंड ये वैल्यू है। तो ये पहला आंसर आ गया आपका, विदाउट एनी डाउट योर फर्स्ट आंसर केम। अब उनका दूसरा क्वेश्चन है क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। मेरे पास ये जो जगह है उसमें ये सफिशिएंट नहीं है, तो ये वाला जो चीज है वो मैं आपको यहाँ साइड पे लिखूंगा। आई विल राइट दिस साइड। तो ये जो जगह है ना, यहाँ मैं अब आपका आंसर 2 लिखने वाला हूँ। बट आपको मैं बता देता हूँ, ये जो आंसर 2 है वो अभी मैं नहीं करा पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू मैनेज इट राइट नाउ, क्योंकि ये आंसर 2 समझाने में आई हैव टू टेक ए टाइम of around 25 minutes.